गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास प्रारंभ किया जाए। पिछले क्लास में आप लोग गुप्त काल देख रहे थे। पिछले क्लास में गुप्त काल देख रहे थे। गुप्त काल में कौन से साइंटिस्ट हुए, गुप्त काल में कौन से साहित्यकार हुए, ये सब चीज। अब हम लोग आज मध्यकालीन भारत समाप्त करेंगे। एक हर्षवर्धन बचे हुए हैं, उससे रिलेटेड देखकर। अच्छा, कल आप लोग कालिदास के नाटक को देखे थे। उसमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो लिखिए। तो सभी लोग लिखिए, इसको लिखवाया नहीं गया है, लिखिए कि लिखिए कि गुप्तकालीन रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। गुप्तकालीन प्रमुख नाटककार एवं उनके विषय वस्तु। अब ब्रैकेट में अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए, नीचे से लिखिए। पहला लिखिए कालिदास प्रमुख नाटककार थे। कालिदास, देखिए कालिदास का प्रमुख नाटक था, लिखिए मालविकाग्न मित्रम। मालविकाग्न मित्रम। अब इसमें क्या था, लिखिए हाइफन देके लिखिए कि इसमें अग्निमित्र, ये सबसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें क्या है, लिखवा ही देते हैं। अग्निमित्र एवं मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। अगला लिखिए दूसरा। सर क्या बोले, मालविका की? हाँ, प्रणय कथा, प्रणय मतलब प्रेम कहानी वर्णित है। आगे लिखिए विक्रमो वर्षियम। विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम, ये भी कालिदास में सब लिखिएगा। लिखिए इसमें है सम्राट पुरुवा सम्राट पुरुवा। सर क्या बोले, विक्रम पुरुवा। हेलो हेलो हाँ सर क्या बोले, विक्रम? बोलिए। क्या बोले सर, वो सेकंड वाला? हाँ लिखिए विक्रमो वर्षियम। विक्रमो वर्षियम, लिखिए इसमें सम्राट पुरुआ एवं उर्वशी अप्सरा उर्वशी अप्सरा की प्रणय कथा वर्णित है। उर्वशी अप्सरा की प्रणय कथा वर्णित है। तीसरा लिखिए अभिज्ञान शकुंतलम।
अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए इसमें दुष्यंत तथा शकुंतला, राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रणय कथा वर्णित है। दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रणय कथा वर्णित है। लिखिए अगला, ये कालिदास का हो गया। कालिदास में ये 3 मेन है। दूसरा लिखिए विशाख दत्त। विशाख दत्त। अच्छा, एक चीज इसका अच्छा है, लिखिए विशाख दत्त। विशाख दत्त का प्रमुख जो नाटक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है। लिखिए इसमें ऐसे लिखिए, इस ऐतिहासिक नाटक में, इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के, इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध पर, यह मगध के सिंहासन पर, मगध के सिंहासन पर, मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। बैठने की कथा का वर्णन है। विशाख दत्त में ही लिखिए देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम लिखिए, देवी चंद्रगुप्तम में है। लिखिए इस ऐतिहासिक नाटक में या इसमें चंद्रगुप्त द्वारा, इसमें चंद्रगुप्त द्वारा शक राज का, चंद्रगुप्त द्वारा शक राज का, माने शक राजा वध कर ध्रुव व स्वामिनी से विवाह, ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। हो गया, ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। विवाह कथा का वर्णन है या विवाह का वर्णन है। चलिए ये हो गया। तीसरा लिखिए शूद्रक। शूद्रक, शूद्रक के नाटक का नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। लिखिए इस नाटक में चारुदत्त कौमा नायिका, नायिका मतलब हेरोइन, नायिका वसंत सेना, नायिका वसंत सेना
के अतिरिक्त राजा, कौमा ब्राह्मण, कौमा जुआरी, हाँ जुआ खेलने वाला जुआरी, कौमा व्यापारी, कौमा वेश्या, कौमा चोर, कौमा धूर्तदास आदि का वर्णन है। मृक्ष कटिकम माने नीच होता है, तो इसमें ना सब समाज के जितने भी निम्न व्यक्ति थे, निम्न या घृष्ट कार्य को करने वाले थे, उसका इसमें उल्लेख किया गया। चलिए अगला लिखिए भास। अगले जो नाटककार हैं वो हैं भास। लिखिए भास का जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ये नाटक है स्वप्न वासव दत्तम। नोट्स में लिखा हुआ है ना, स्वप्न वासव दत्तम। लिखिए इसमें महाराज उदयन एवं वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। आगे लिखिए। दूसरा जो नाटक है उसका नाम है प्रतिज्ञा यौंग धारणम। लिखा है नोट्स में, हाँ, प्रतिज्ञा यौंग धारणम। लिखिए इसमें महाराज उदयन, हाँ, उदयन नहीं उदयन, ये नाटक के पात्र हैं। ऐसी वास्तविकता होगी ये कोई मने जरूरी नहीं है, सब नाटक है। लिखिए महाराज उदयन किस तरह यौंग धारणाएं की सहायता से वासव दत्ता को उज्जैनी से लेकर भागता है, वासव दत्ता को उज्जैनी से लेकर भागता है, इसका वर्णन है। और लास्ट है, लिखिए चारु दत्तम, ये भास का ही है। लिखिए इस नाटक का नायक चारु दत्त मूलतः भास की कल्पना है।
मूलतः भास की कल्पना है। तो एक तो ये याद रखिएगा कि ये सब नाटक किसके हैं, बहुत ये माने बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। और कभी कभी पूछ देता है कि इसमें किसकी, तो सबसे ज्यादा तो ये अभिज्ञान शकुंतलम को ही पूछता है, कालिदास वाला याद रखिएगा। और एक मृक्ष कटिकम को याद रखिएगा, शूद्रक को, इसको पूछता है। चलिए, ये तो गुप्तकालीन नाटककार हो गए। साइंटिस्ट कल बता ही दिए थे, वराह मिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी। धन्वंतरी चिकित्सक में थे। चलिए, अच्छा, तो एक छोटा सा वंश बचा है, उसको लिख ही लीजिए और फिर ना मध्यकालीन भारत का समराइज कर देंगे। एक छोटा सा वंश बच गया है और नोट्स में शायद लिखे हैं। नोट्स का है मेरा, पुष्य भूति वंश, पुष्य भूति वंश। उसका फोटो डाल दिए थे ना, 10 तक। देखिए ग्रुप में नोट्स का 10 तक पेज सेंड किया जा चुका है। तो अब आप लोग लिख लेंगे और कल संडे है तो अपना आराम से लिख लीजिएगा। पेज नंबर 4 पर आ जाइए, नोट्स निकाल लीजिए। 4 तो हो गया था नहीं, पेज नंबर 5 पे आ गए थे हम लोग। देखिए, पुष्य भूति वंश, पुष्य भूति वंश बहुत छोटा सा में खत्म कर दिए हैं, तो इससे ज्यादा नहीं जानना है। इसमें एक प्रतापी राजा हुए हैं हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन भी बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो उन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की, पूछता है हमेशा एग्जाम में। तो देखिए, आइए नोट्स पर ले लीजिए। पुष्य भूति वंश, स्थापना नरवर्धन, महान शासक हर्षवर्धन था। इसकी राजधानी थानेश्वर, थानेश्वर, था कर दीजिए, धा नहीं था। 1 मिनट, हम ना तुरंत आ रहे हैं, रुकिएगा।
हाँ, तो सुनिए, इसकी राजधानी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। सुधार दीजिएगा उसको, धानेश्वर लिख गया है, थानेश्वर है। आगे देखिए, इसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट अंडरलाइन कर दीजिएगा, पूछेगा बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे, तो वही हर्षचरित्र लिखे हैं। तो भाई अब पूछ देगा कि हर्षचरित्र में किसका वर्णन है? तो हर्षवर्धन का। भाई इसके दरबारी कवि थे, तो किसके विषय में लिखेंगे? इसके विषय में। आगे लिखे, देखिए, इसी के शासन काल में वेनसांग भारत आया था। अंडरलाइन कर दीजिएगा, वेनसांग। हेनसांग लिखा गया है, वेनसांग है। ह में आधा व रहेगा, ह के नीचे व, वेनसांग। नहीं, हेनसांग लिखा है ना, ह में नीचे व, वेनसांग। कल शायद एग्जाम में आया भी था ना कि वेनसांग कहाँ का यात्री था। हाँ, वेनसांग कहाँ का था? चीन का। और देखिए, उससे पहले आया था फाह्यान, वो भी चीन का था। वो कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, और हर्षवर्धन के समय। देखिए, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग। याद करना भी कितना आसान है। नहीं, आप फाह्यान को डाल दीजिए चंद्रगुप्त में। आगे देखिए, इसकी रचना देखिए, नागनंद रत्ना नहीं, ऐसे वेनसांग आया था। चलिए, यह एक महान विद्वान था, इसके लिए, हर्षवर्धन के लिए, वेनसांग के लिए नहीं। और इसकी रचना नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीनों पुस्तक को अंडरलाइन करिए। हमेशा पूछता है कि इसके रचनाकार या लेखक कौन है, या एक बार दिया था कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन की रचना नहीं है। ये तीनों था और एक और था, तो बढ़िया से इसको हाईलाइट कर दीजिएगा उसको। हाँ, हर्षवर्धन की ये पुस्तक है। आगे ली देखिए, हर्षवर्धन शिव का उपासक था। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जानते थे। इसने परम महारक नरेश की उपाधि धारण की। फिर बाद में हर्षवर्धन बौद्ध धर्म में चलाया। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसी के शासन काल में प्रयाग में मोक्ष परिषद की सभा आयोजित की गई थी। और वेनसांग की पुस्तक का नाम शीयू की, इसको भी पूछता है। वेनसांग की यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसांग की नहीं, वेनसांग को इन सब नामों से भी संबोधित किया गया है। इन सभी नामों से भी वेनसांग को संबोधित किया गया है। चलिए, तो अब सुनिए, वेनसांग के विषय में कुछ कॉपी पे लिख लीजिए, ये तो बहुत शॉर्ट में हो गया। लिखिए, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश हेडिंग दे दीजिएगा, और लिखिए कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर या स्थानेश्वर भी लिखा जाता है, थानेश्वर नामक स्थान पर
थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। लिखिए, नोट्स में लिखे पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। लिखिए, इसके संस्थापक नरवर्धन थे। नरवर्धन थे। लिखिए, संभवतः प्रभाकर वर्धन इस वंश के चौथे शासक थे। संभवतः प्रभाकर वर्धन इस वंश के चौथे शासक थे। लिखिए, प्रभाकर वर्धन को दो पुत्र राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन एवं एक पुत्री राज्यश्री थी। और बीच में कौन राजा हुआ पता नहीं चला, है ना। बीच में कौन राजा हुआ पता नहीं चला। तो प्रभाकर वर्धन संभवतः चौथा राजा था, जिसके दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री थी। लिखिए, पुत्री राज्यश्री का विवाह है। पुत्री राज्यश्री का विवाह है प्रभाकर वर्धन ने मौखरी वंश के गृहवर्मन से किया। मौखरी वंश अलग वंश था, गृहवर्मन से किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए राज्यवर्धन के बाद नहीं, ऐसे लिखे कि पिता के मृत्यु के बाद राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठे। लिखिए, उन्हें शीघ्र ही मालवा के खिलाफ अभियान पर जाना पड़ा। मालवा के खिलाफ अभियान पर जाना पड़ा। ये मालवा कहाँ है? देखिए, हिस्ट्री में ना ये मालवा नाम बड़ा फेमस है। देखिए, ये मध्य प्रदेश में ये वाला इलाका, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और एमपी का पश्चिमी हिस्सा,
इस इलाका को कहा जाता था मालवा। अभी भी मालवा का पठार है, पढ़े थे ना? मालवा प्लेटू नहीं देखे हो? यही है मालवा का पठार, यहीं पर। समझ में आया? अच्छा, वो पढ़ना था हाँ इंडियन ज्योग्राफी में, तो तू लोग हड़बड़ा दिए कि नहीं सेकेंड ईयर पढ़ना है, सेकेंड ईयर पढ़ना है। चलो अच्छा, वो भी पढ़ा देंगे, वो भी काम आएगा। तो मालवा के अभियान पर जाना पड़ा। लिखिए, अभियान की सफलता के उपरांत अभियान के सफलता के उपरांत लौटते हुए मार्ग में गौड़ एक प्रदेश है, गौड़ के शशांक ने, गौड़ इधर कहां से आ जाएगा? गौड़ तो इधर पूरब में था। गौड़ के शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। धोखा देके राज्यवर्धन को मार दिया। तो जब मार दिया तब तो बच गए हर्षवर्धन। तब हर्षवर्धन अब गद्दी पर बैठेंगे, न तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठने वाला ये पुजारी टाइप के आदमी थे। हर्षवर्धन बहुत नेक और शालीन और शांत विचार के। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि राज्यवर्धन के बाद लगभग 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर के गद्दी पर बैठे। थानेश्वर के गद्दी पर बैठे। लेकिन हर्ष के विषय में हमें बाणभट्ट के हर्ष चरित से व्यापक जानकारी मिलती है। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि यात्रियों में राजकुमार कौमा नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि तो देखिए शुरू में ना गलत बोला गया है। ये सब शब्द वेनसांग के लिए है ना? नोट्स में भी वेनसांग के लिए ही लिखा गया है। लिखिए शाक्य मुनि कहा जाने वाला पूछेगा कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वेनसांग को। नीति का पंडित किसको कहा जाता है? तो वेनसांग को।
या वर्तमान शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? वेनसांग को। लिखिए, कहा जाने वाला चीनी यात्री वेनसांग करीब 630 से 640 ईस्वी के बीच भारत की धरती पर आया था। लिखिए, हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। लिखिए, हर्ष एक अन्य नाम शिलादित्य को इन्वर्टेड कोमा में कर दीजिएगा। पूछेगा कि शिलादित्य के नाम से कौन सा राजा जाना जाता था? तो हर्षवर्धन शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके कि हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के अभियान में दक्षिण भारत का अभियान मतलब ये इधर चाहा कि हम जाकर नीचे जीते, लेकिन हार गया पुलकेशिन द्वितीय से। लेकिन दक्षिण भारत के अभियान में असफलता हाथ लगी। दक्षिण भारत के अभियान में असफलता हाथ लगी। देखिए, चालुक्य नरेश, चालुक्य एक वंश है जो इधर था दक्षिण भारत में। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, ये पूछता है एग्जाम में कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को ताप्ती नदी के किनारे पराजित किया। ताप्ती नदी के किनारे पराजित किया। अच्छा, ये कि नहीं दिया, वो काहे मारने गया था? इसकी जो बहन है ना, इसमें नहीं दिया राजश्री, इसके जो पति हैं गृहवर्मन, इसको मार दिया था सब। इसी का बदला लेने के लिए वो अभियान पर गए थे। आगे देखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि इसके या इनके, लिखिए इनके दरबार में लिखिए, इनके दरबार में बाण, वही बाणभट्ट, बाण कौमा मयूर कौमा हरिदत्त एवं जयसेन
जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि, जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। तो पूछ देगा कि ये सब किसके दरबार में थे, तो हर्षवर्धन के। जयसेन का नाम बड़ा फेमस है, बाणभट्ट तो है ही। लिखिए कि हर्ष, लिखिए हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव के भी उपासक थे। लिखे हर्ष द्वारा प्रयाग में मोक्ष परिषद सभा का आयोजन किया गया था। तो मोक्ष परिषद को अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसमें ना सब संत को बुलाया जाता था जैसा कहा गया है, और जितना भी खजाना वजाना था सब हर्षवर्धन दान कर देते थे, और नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य एकदम कमजोर हो गया और हर्षवर्धन के मरने के बाद पूरा साम्राज्य बिखर गया और सत्ता शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब इस भारतीय प्रदेश में, उत्तर भारत में कोई वैसा प्रतापी या महान शक्तिशाली शासक नहीं रहा, और एक कड़ी की समाप्ति होती है। इसीलिए प्राचीन भारत का इतिहास यहीं आकर समाप्त होता है। अब दूसरी कड़ी स्टार्ट होगी, तो वो होगा मध्यकालीन भारत। कुछ दिन गैप होगा, 150-100 साल तक, और फिर 700 के आसपास से 750 से फिर अब सभ्यता शुरू होगी। कहानी से नहीं, कभी कभी अपना कहता है लोग कि ऐसे प्रलय आएगा, ये प्रलय आएगा, अब कोई नहीं बचेगा, 6 कोस पर एगो आदमी बचेगा दिया जलाने वाला। अरे तो अबे किया था कोरोना, 6 कोस पर का पता चलता, केवल जंगल उंगल में कोई दिया जलाने वाला बचता, शहर तो गाय भी रहता। तो कहिए कि इतना जल्दी वैक्सीन बन गया और वैक्सीन सबको लग गया, नहीं तो कहानी खत्म रहता। दवा ववा से तो इलाज नहीं था। देखिए सेकेंड वेव, थर्ड वेव का असर खत्म हो गया। कल रिपोर्ट आया था कि आज रोहतास जिला में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं मिला है। मैंने जितना चेक हुआ सब निगेटिव आया, और अब एक्टिव केस मात्र 15-16 बच गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो अब एक भी पॉजिटिव केस न आने का मतलब है कि संक्रमण खत्म, संक्रमण नहीं है। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मास्क नहीं हटाना है। देखो यदि महान विभूति, पीछे तो हम ध्यान ही नहीं दिए, सब कोरोना बैठा है, जल्दी लगा, तो बेइज्जती करवा देगा।
तो कहा कि क्लास के वीडियो रिकॉर्डिंग करता, गुरु जी कह रहे मत सब बिना मत का बैठे। तो ये चीज है, ऑनलाइन वाले लगावा चाहे मत लगा, तू लोगों के लिए नहीं है, घबरा मत। तो हर्षवर्धन अपना मोक्ष परिषद आयोजन करते थे और जो भी था सब दान दक्षिणा दे देते थे। इस तरह से राज्य जो हो गया कमजोर हो गया। इसीलिए शासक को बैलेंस होना चाहिए। अशोक का साम्राज्य भी इसी वजह से बिखरा था। अशोक जो धम्म नीति पर आ गया और युद्ध है ये सब त्याग दिया, तो शांति से राज्य कायम नहीं ना होगा। भाई आप शांति चाह रहे हैं, दूसरा तो आपका हड़पने का ना कोशिश करेगा, दूसरा तो हड़पने का कोशिश करेगा। और अशोक अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको वैसा योद्धा नहीं बनाया। भाई चंद्रगुप्त मौर्य को योद्धा कौन बनाया? चाणक्य। तब न जाके चंद्रगुप्त मौर्य किसको मार के बने थे? घनानंद। घनानंद एक बताएंगे कहानी। कहानी तो बहुत है, सुनाने लगे तो खाली कहानी में साल भर चल जाए। चाणक्य घनानंद से क्यों गुस्सा थे? अपमान। एक ना सलाह लेके आए थे और भरी सभा में घनानंद बहुत अहंकारी हो गया था। तो भरी सभा में चाणक्य कहे आ जाते हैं सलाह देने बिना माने मतलब का, निकालो इनको दरबार। इस टाइप से कि आप जाइए, जाके तक्षशिला में अपना पठन पाठन करिए, जो करना है करिए। तब वही चाणक्य अपना जो बाल था चुरकी वो खोले और प्रण ले कि जिस दिन तुम्हारा सत्ता न पलट दे तब तक हम ये अब जुड़ा बांधेंगे नहीं। और वही वैसा योद्धा खोजने के तलाश में लग गए और मिला चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, कौन है, कहाँ जन्म लिया, कहां से उसको उठा के ले आए, है कि नहीं। अभी मान लीजिए कोई अनाथ है रोड पर, तो उसका माई बाप कौन है, कहाँ का है, ये कोई इतिहास ही नहीं है, तो कौन कहां से बताएगा कब जन्म लिया, क्या हुआ नहीं हुआ, कितना साल। तो वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में होता है कि कुछ पता नहीं चलता है, तो उसको ट्रेंड करके फिर घनानंद को मरवाए। आप लोग ना अब पहले तो दिखला देते थे, अब मेरे पास उतना चूंकि समय नहीं है। इस पे YouTube पर एक सीरियल है, भारत एक खोज। भारत एक खोज, ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है ना, रटे होंगे लोग। उसी पर पूरा एपिसोड बना हुआ है और ये एपिसोड दूरदर्शन का है, सरकारी है, प्राइवेट नहीं है। तो आप लोग इस पर जाके देख सकते हैं, पूरा अच्छे से समझाया है। तो उसको देख लोगी लोग तो तुम लोगों का ऐसे ही एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो समझने के लिए है, जाके देखना। वो शायद दूरदर्शन पे है, भारत एक खोज। अभी क्लिक करोगी तो दिखला देगा YouTube पर। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन का शासन समाप्त, मध्यकालीन भारत समाप्त। आइए कुछ मिसलेनियस है जो आप लोगों को बता देते हैं। पहले तो अपने नोट्स पर आ जाइए, तब हम आएंगे उधर। और देखिए पेज नंबर 5 से ही मध्यकालीन भारत स्टार्ट है। नीचे लिखा है ना मध्यकालीन भारत। हाँ, मध्यकालीन भारत स्टार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको एग्जाम में पूछता है। हाँ, वेन सांग। अच्छा सुनिए, नोट्स पर सुधार दीजिए, वेन सांग की हो गया है, इसको कर दीजिए वेन सांग को। पेन देना तो हम
वेनसांग को, वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान साक्य में। ये पहले रेलवे वेलवे ये सब जो एग्जाम होता था ना, वो सब का ये सब पेटेंट क्वेश्चन था। अब तो खैर हट गया, लेकिन हो सकता है कि ये सब 11th 12th ये सब में पूछ दे, क्योंकि ना अब का जो बुक पैटर्न है बिल्कुल अलग है। ये सब साहित्य पर, स्थापत्य पर बुक ज्यादा जोर दिया है, इसीलिए वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। देखिए, प्राचीन काल के महत्वपूर्ण स्तूप एवं स्थान। तो स्तूप, स्तूप क्या होता है? ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक है। जैसे हिंदू धर्म में कोई मरता है तो उसके राख को डाल के उसकी समाधि बनाई जाती है। समाधि नहीं कहीं बनता है। आप दिल्ली में देखो तो कौन कौन घुस गया, बाहर करो, कौन है पुकारो तो इधर। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि, राजीव गांधी की समाधि, इंदिरा गांधी की समाधि सब बड़ा चर्चित रहता है। तो उसी टाइप से बौद्ध धर्म में है स्तूप। जहां जहां स्तूप बने हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें बुद्ध के जो अस्थियां हैं उसको डाल के और वो बनाया गया है, उसी की पूजा करते हैं। उसी तरह से इस्लाम धर्म में हो गया मकबरा, इस्लाम धर्म में हो गया मकबरा। अब जैसे ये मकबरा, मस्जिद, दरगाह सब अलग अलग होता है। मस्जिद हो गया जैसे हिंदू धर्म में मंदिर, मकबरा हो गया समाधि। जैसे शेरशाह का रौजा क्या है? मकबरा है। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह और उसके परिवार को दफनाया गया है। दफनाया भी नहीं गया होगा तो कुछ अंश अपना रखा गया हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। और दरगाह क्या होता है वो कसीरा? हाँ हाँ, दरगाह मने, अच्छा समझ गए। हाँ, संत लोगों को जहां दफनाया जाता है उसको दरगाह कहते हैं। जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, वो दरगाह है, नहीं हो आगरा वाला, ये भी दरगाह है। हाँ हाँ, करबला। तो करबला बताओ क्या है? अच्छा, एक तरह से वो जगह जहां वो सब सामान वामान रखे जाते थे। हाँ हाँ, लाठी डंडा पहले यही रखा जाता था। जहाँ मुहर्रम में नहीं सब निकाल के रखा जाता है। अच्छा, जैसे करबला हो गया वैसे हिंदू धर्म में अखाड़ा हो गया। हाँ ठीक ठीक ठीक, हिंदू धर्म में अखाड़ा सब नहीं, पहले दुर्गा पूजा में अपना ये करता था लोग। पहले दुर्गा पूजा लगता था कि दुर्गा पूजा, उसमें एक खलीफा होते थे, सबको कुछ न कुछ सिखलाते थे, लाठी डंडा ये सब। और अब तो अब तो कहना ही नहीं है कि सभ्यता कहाँ जा रही है। अब तो माने अब का जो पीढ़ी है ना फिजिकली स्ट्रांग है ना मेंटली स्ट्रांग है, बस खाली ढांचा खड़ा है और कुछ नहीं। एक कहावत था, पहले के लोग कहते थे कि पहले का बिगड़ा हुआ और अब का बना हुआ बराबर है। मैंने पहले जो सबसे कमजोर था, अब जो सबसे मजबूत है
वो बराबर होता था। अब लगता है कि अब सेकेंड स्टेज आ गया, अब कहना पड़ेगा कि 90 में जो सबसे कमजोर था अब जो सबसे मजबूत है वो बराबर है, ऐसा स्थिति आ गया है। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्तूप क्या है? जहां बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, हड्डी उड्डी बना के। तो कुछ कुछ स्तूप बहुत प्रसिद्ध है, उनको पूछता है कहाँ। कल आप लोग जो 12th वाला एग्जाम था पूछा था सांची कहाँ है, पूछा था ना। तो सांची किस लिए प्रसिद्ध है? सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, पहाड़ पे बनाया गया है, गए हैं घूमे हैं, पहाड़ पे बनाया गया है। और वो एक तरह से बौद्ध धर्म के लिए माने सबसे बड़ा पर्यटक स्थल में से है। उसी टाइप से आपके राजगीर में भी बौद्ध स्तूप है। तो कहां कहां बौद्ध स्तूप है देखिए, याद रखिएगा। प्राचीन काल के महत्वपूर्ण स्तूप एवं स्थान, कहीं जो स्थान लिखवाए हैं इसमें, कहीं स्तूप है तो कहीं गुफा उफा भी है। तब पिपरहवा बस्ती जिला यूपी, पिपरहवा बस्ती जिला यूपी, भरूच सतना जिला एमपी। और देखवा गया ना सर, यही तो पूछा था किस जिला में है? हेलो रायसेन जिला। हेलो सर। साकी रायसेन जिला एमपी भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। बोध गया बिहार, अमरावती गुंटूर आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा अमरावती, सारनाथ उत्तर प्रदेश। तो इसमें से ना हम 3 देखे हैं, एक सांची वाला, एक सारनाथ वाला और एक बोध गया वाला। नालंदा बिहार, जगरमपेट कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश। तो ये हो गए, ये पूरी 11:15 हो गया। हाँ टेस्ट होगा, 1 मिनट रुक जाइए। अब सुनिए, तो खत्म कर देते हैं कि प्राचीन काल के कुछ प्रमुख गुफा थे, उसको भी पूछता है कि ये कहाँ है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए पहला बराबर या नागार्जुनी गुफा दिखलाए थे, जहानाबाद, बौद्ध एवं जैन से संबंधित है। देखिए बुक में ना गया बिहार लिखता है। अच्छा तो हमको लगता है ना तब जहानाबाद गया में होगा, बुक में गया बिहार लिखता है, तब लगता है कि जहानाबाद गया में होगा, सटा हुआ है। अब काट के अलग कर दिया गया जहानाबाद को। तो अभी क्लास का टूर लेके गए थे, 19 में गया था ना, हाँ 19 में, उसी के बाद तक कोरोना लगा। 19 में पूरे क्लास का टूर लेके गए थे, वहां पे सब घुमा उमा के ले आए। एक पत्थर कहा गया, वो वाला पत्थर वहीं का है। यही बराबर की गुफा का दिखाई नहीं थे फोटो। आगे देखिए, हाज पुणे जिला महाराष्ट्र, पीतलखोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र, कान्हेरी महाराष्ट्र बम्बे के पास, एलोरा महाराष्ट्र। और इसी को पूछता है, एलोरा को अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन सा गुफा तीनों धर्म से संबंधित है, बौद्ध जैन और हिंदू। देखिए वहां ना जो लिखा हुआ है हिंदू पर ब्लैक हो गया है, इसी को बार बार पूछता है कि कौन सी गुफा तीनों धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध जैन और हिंदू। कौन सा है? एलोरा। एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र। बाघ की गुफा बिहार। तो छात्रों खुशी खुशी और बड़ा यथाशीघ्र, इतना जल्दी कभी मध्यकालीन भारत खत्म नहीं किए थे हम, 2-3 महीना लगाते थे। लेकिन ये नोट्स के वजह से और ऑनलाइन के वजह से, ऑनलाइन क्लास में बड़ा तेजी से चल रहा है, ऑफलाइन में ज्यादा समय लगता था। ऑफलाइन में इधर उधर टहलते रहिए, इधर करते रहिए, उधर करते रहिए।
अच्छा, बौद्ध और जैन बचा हुआ है। खैर, मध्यकालीन भारत खत्म, प्राचीन भारत खत्म। सोमवार को हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखेंगे। तो एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में बौद्ध होगा, एक दिन में जैन होगा। तो उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। चलिए, अभी हम पेपर अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिए, टेस्ट दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।